नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज 9 और मैं हूं शीतल गहलोत। देश की बात आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आज के मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कृष्ण कुमार जी, आप प्रचारक हैं और देश के तमाम देशभक्ति के मामलों में आप सबसे अग्रसर रहते हैं। अपना संपूर्ण जीवन आपने देश हित के कामों में लगा दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही धन्यवाद हमारी शीतल दूसरी जी। मेहमान हैं डॉक्टर सीमा गुप्ता। आप फॉर्मरली असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से। इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी हैं और विमेन एम्पावरमेंट के लिए रिसर्च कर रही हैं। साथ ही न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में आप कॉलमिस्ट हैं और राइटर हैं और साथ में पोइट भी हैं। इन दोनों के साथ साथ हमारे एक और अन्य मेहमान भी हमसे बीच में जुड़ेंगे, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्सव धर्मी भारतीय संस्कृति में रंग पर्व होली के साथ दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत यानी चुनाव का आरंभ हो चुका है। चुनाव पर चर्चा। और इस चुनाव में 97 करोड़ मतदाता इस बार वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के इस पर्व के साथ साथ दो बड़ी ही ऐसी घटनाएं भारत में जन्मी हैं जिनका अंदेशा पहले से नहीं था। हम बात कर रहे हैं हाल ही में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें 9 बार समन देने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए। उसके बाद ईडी को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि भारत की राजनीति में एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी के अदने से कद के नेता केजरीवाल, जिनकी भारत की लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, उनको लेकर अमेरिका, कनाडा और जर्मनी इतने चिंतित क्यों है? इससे पहले भी आपने सुना होगा, बहुत सारे मुख्यमंत्री, जयललिता तमिलनाडु से और लालू प्रसाद यादव और साथ में हेमंत सोरेन, ये सारे मुख्यमंत्री भारत में जेल भी गए हैं और कभी इस तरह से विदेशियों ने चिंता व्यक्त नहीं की उनको लेकर। तो मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, जितने भी हमारे पैनल से जुड़े हुए लोग हैं। सबसे पहले मैं कृष्ण कुमार जी से ये पूछना चाहती हूँ कि भारत देश में चुनाव का माहौल है, ऐसे में कहीं ये अराजकता फैलाने का षड्यंत्र तो नहीं है? क्या लगता है आपको? नमस्कार शीतल जी। आपने अपने चैनल पर मुझे आमंत्रण किया, क्योंकि ऐसे चैनलों पर जाने का अपना स्वभाव तो नहीं है, परंतु आपके आग्रह को मैं स्वीकार किया और स्वीकार करके जो आज संपूर्ण देश में जो वातावरण बना हुआ है वो एक बहुत सुंदर और एक सहज सरल लोगों के मन को भा रहा है, परंतु कुछ लोगों को वो नहीं भा रहा। ऐसा संपूर्ण देश में एक वातावरण के साथ साथ ये भी दूसरी चीज भी दिखाई देती है। परंतु आपने सवाल अपने ही राज्य से जुड़े हुए एक बिल्कुल सीमावर्ती राज्य दिल्ली की बात जो कही, वहां के मुख्यमंत्री की, तो बात इतनी नहीं है कि केवल उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि आज उनकी नीयत पर कोई ऐसा हम कोई संदेह वाली बात नहीं कर रहे, क्योंकि दिखाई दे रही थी नीयत पहले से ही, जैसा उनका स्वभाव और आदत है। क्योंकि सारा जो कुछ खड़ा किया है उन्होंने अपना साम्राज्य, वो झूठ के बल पर किया है और झूठ के बल पर किया है, परंतु झूठ का जो बल है वो बहुत लंबे समय नहीं चल पाता। परंतु रही बात, जो आपने कुछ देशों के जो नाम लिए, वो बौखला रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि देश में शांति का, अमन का और एक सुंदर वातावरण बना रहे, परंतु उस वातावरण को कहीं ना कहीं खराब करने के लिए ऐसे लोग भी हमेशा लगे रहे। और ये लगे रहने का कारण आज का ही नहीं है, अनेकों वर्ष के ऐसे उदाहरण भी सामने आते हैं कि जो लोग ऐसे सारे माहौल को खराब करने के लिए अपना चाहे सब कुछ समाप्त हो जाए, परंतु दूसरे को समाप्त करेंगे हम, ऐसा उनके मन में रहता है भाव। क्योंकि इनकी तो नीयत पहले से ही खराब थी, और नियत खराब होने के कारण से आज दिखाई देता है कि जर्मनी, फ्रांस, ऐसे अनेकों देश जो ये नहीं चाहते, कनाडा जैसे देश, के भारत एक अच्छा, उन्नत और एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा हो, जो कि आज राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की एक स्वीकार्यता बढ़ी है, उनको स्वीकार्यता ये पच नहीं रही। परंतु पच नहीं रही तो उसके लिए करना क्या, तो ऐसे कुछ लोग खड़े करके जिसके
माध्यम से देश में एक अफरा तफरी का माहौल खड़ा किया जा सकता है। इसके अनेकों उदाहरण ध्यान में आते हैं। कभी किसान आंदोलन के नाम पर आते हैं, तो कभी इस मुख्यमंत्री को परिवर्तित करने के नाम पर, यानी भ्रष्टाचार के नाम पर जब इसको गिरफ्तार किया गया, तो बाहर शेष और लोगों की ज्यादा मिर्ची लगी है। जबकि इनका ही विधायक जाकर के वह जाता है और जाकर के वो बाहर जाकर के मिलता है। वो मिलने का कारण क्या था? भाई, इतनी जल्दी तुम कह रहे हो कि मेरी आंख खराब हो गई और आंख खराब ठीक कराने के लिए मैं जा रहा हूँ, हाँ, तो इतनी जल्दी तुम्हारी आंखें खराब हो गई कि जो आंखों को ठीक कराने के लिए वहां जा रहे हो तुम, फ्रांस जैसे देश में, जर्मनी जैसे देश में, और वहां जाकर के अपना इलाज कराने के लिए, यानी क्यों? क्योंकि आप वहां के प्रधानमंत्री से, वहां के मुख्य लोगों से मिलना चाहते हैं, इसीलिए आप गए हैं ऊपर, क्योंकि आपकी नीयत इसी में मान लो खराब लगती है। तो मेरा ये कहना है कि ये अराजकताएं फैलाने वाले जो लोग हैं, हमेशा से रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे, इसकी संभावना समाप्त नहीं हुई है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है और देश में अच्छा एक माहौल बने, अमन का, चैन का माहौल बना रहे। इसके नाते से हमको स्वस्थ और अच्छी परंपरा को डालना चाहिए, जैसा कि अब अपने देश के प्रधानमंत्री ने एक अच्छी परंपराएं डाली हैं, उन परंपराओं का पालन करना चाहिए हम सबको। ऐसा मेरा कहना है इस विषय। जी। जय जय सिया राम। जी। हमारे नमस्कार। साथ स्वामी दिलीप दास त्यागी जी महाराज, जो आप रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और देश की तमाम गतिविधियों में संत होने के नाते आपका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होता रहता है। आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। जी, जैसा जय कि श्री हम राम। बात अभी चर्चा कर रहे थे कि पहले अमेरिका ने सीएए पर सवाल उठाए, फिर केजरीवाल पर, न्यायपालिका पर, और कांग्रेस के फंड को उजागर करके भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए। और पहली बार अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अमेरिका की दूतावास ने छात्र नेताओं समेत कश्मीर के जो कार्यकर्ता हैं उनको नई दिल्ली में इफ्तारी की पार्टी दी। अभी हो क्या रहा है, अमेरिका की विदेश विभाग की प्रवक्ता ने ये कहा है, मेरे पास उनका बयान है यहाँ। हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं, ये अमेरिका कह रहा है। और अमेरिका ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कड़ा ऐतराज जताया है और कहा है कि भारत के प्रमुख विपक्षी नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वो नजर बनाए रखेंगे। इस मामले में पूरी कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए और सीएम केजरीवाल को बिना किसी प्रतिबंध के कानूनी रास्ते अपनाने का हक है, ये जर्मनी का वक्तव्य आया है। हालांकि इसके बाद उनके डिप्लोमेट्स को बुलाकर भारत ने कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि आपको भारत देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं। अब प्रश्न ये उठता है, केजरीवाल का कद इतना बड़ा तो नहीं है कि उनके बारे में इतनी चिंता विदेश में बैठे हुए लोग करें? क्या केजरीवाल को भारत के खिलाफ एक टूल किट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि चुनाव का समय है और केजरीवाल के साथ साथ बहुत सारे मुख्यमंत्री आज तक जेल गए हैं, लेकिन इतनी चिंता विदेश में बैठे हुए लोगों को अभी तक किसी मुख्यमंत्री की नहीं हुई है। भारत की न्यायपालिका पर आज से पहले भी उन्होंने भरोसा जताया है, लेकिन अचानक से भारत की न्यायपालिका इतनी कमजोर हो गई है। मैं ये जानना चाहती हूँ महाराज जी आपसे, इस विषय में, इस संदर्भ में आपका क्या मत है? तो सबको जय जय सिया राम। इसमें हमारा मत तो यही है कि सबसे पहले, चाहे अमेरिका के लोग हों चाहे जर्मनी के लोग हों, इनको हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारे आंतरिक मामले हैं। हमको किसको कहाँ करना, हमारी सरकार ये जानती है कि किसको कहाँ कौन भ्रष्ट है, कौन किसको कब कहाँ जेल भेजना, कब क्या करना है। ये दूसरे को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, जो आपने कहा कि केजरीवाल को क्या प्रयोग किया जा रहा है टूल किट के रूप में, तो ये संभव है। इसलिए संभव है कि देश की जो राजधानी है, हमारे भारत की जो राजधानी है दिल्ली में है, उसमें दो दो बार सरकार, तीसरी बार सरकार चला लेना, जैसे एक लोगों को लगता है बारी, एक होती है हमारे यहाँ एक देसी कहावत है, दूर की ढोल सुहावनी लगती है। नहीं। समझ रहे हैं?
जी जी। तो व्यक्ति अपने वाक जाल में या किसी भी कारण या प्रारब्धावशात, यदि वो शासन सत्ता पर और पंजाब और उनको लगा होगा कि देश में मतलब यही एक व्यक्ति है कि जिसको रखने के बाद जो मोदी के प्रवाह को रोक सकता है, भारत के प्रवाह को रोक सकता है, तो हो हम्म सकता है संभव है। इसमें कोई मतलब ऐसा संभव हो सकता है कि कोई उपयोग कर रहे हो, हम्म करना चाहते हो, या सभी लोग चाहते हैं, हर राष्ट्र ये चाहता है कि कोई उससे आगे न बढ़ पावे। जो भारत की इस समय गति है, जो भारत अपने एक ऊंचाई की तरफ, जो एक छलांग की तरफ बढ़ रहा है, जो हमारे ऋषियों ने जो उद्घोष किया था, महर्षि अरविंद की बात हमें स्मरण आती है कि महर्षि अरविंद ने कहा था कि हमारी जो अस्मिता हमारे पड़ोसियों के हाथ में गिरवी है, जो हमारा स्वाभिमान कहीं न कहीं दबा, कि कहीं न कहीं राजनैतिक महत्वाकांक्षा रही या हमारी राजनैतिक दुर्बलता रही, और उन दुर्बलताओं के कारण तो महर्षि अरविंद घोष ने कहा कि हे भारत के लोगों, एक समय ऐसा आएगा कि लोगों का मन बदलेगा और वो आपके अस्तित्व को समझेंगे। यदि मान लो लोगों का मन बदल नहीं बदला, तो भारत इतना पौरुषवान होगा, इतना पुरुषार्थवान होगा कि अपने गौरव और स्वाभिमान को पुनः स्थापित कर लेगा। तो भारत उसी दिशा में प्रवाहमान है, गतिमान है। तो लोगों को ईर्ष्या दोष अमेरिका को, रूस को, चीन को या किसी को भी हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि 90% सीटें केजरीवाल ने पिछले इलेक्शन में जीती थी। उसके बाद जी। भी दिल्ली के लोग सड़कों पर नहीं उतरे हैं, प्रदर्शन नहीं कर रहे जी। हैं। और अमेरिका जी। और कनाडा चिंतित है, क्योंकि खालिस्तानी जो हैं वो सपोर्ट में है, फंडिंग हो रही है वहां से। तो मैं इसी संदर्भ में डॉक्टर सीमा जी आपसे जानना चाहती हूँ कि आप हमारे विचारों से इत्तेफाक रखती हैं या कोई नया परसेप्शन अपना बताना चाहती हैं। नहीं, जैसा अभी स्वामी जी ने कहा कि कुछ देश ऐसे हैं जो हमारी संप्रभुता, सहिष्णुता और इंडिया अब जिस राह पे चल रहा है ना उन्नति की ओर, तो कुछ देश जो है अपनी सुप्रीमेसी चाहते हैं और इस सुप्रीमेसी के जरिए वो इंडिया की बढ़ती हुई ताकत को दबाना चाहते हैं। तो इसी वजह से जैसे जर्मनी और अमेरिका इस समय इन देशों का हस्तक्षेप चुनावी माहौल में, जहाँ की बहुत सहिष्णु एटमॉस्फेयर बना हुआ है, एक इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जर्मनी और अमेरिका का जो हस्तक्षेप हमारे चुनावी माहौल में इस तरह के अरविंद केजरीवाल को लेकर, उनकी गतिविधियों को लेकर जो टिप्पणियां की जा रही हैं, वो हमारी न्यायपालिका की प्रणाली को एक जस्टिफाई नहीं करती हैं। तो क्योंकि हमारा जो ईडी डिपार्टमेंट है उसने भी इन सब टिप्पणियों का अवरोध किया है और वो इस बात को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। लेकिन ईडी ईडी का आरोप है जैसे कि इनको मिस्टर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है लिकर स्कैम में। तो लिकर स्कैम में मिस्टर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, इसमें ये भारत के अंदरूनी मामले हैं जिसमें जर्मनी और अमेरिका का हस्तक्षेप बिल्कुल भी कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। कुछ कंट्रीज हैं जो हमारी इंक्रीजिंग पावर को इन एवरी फील्ड, इंडिया इज डेवलपिंग नाउ, इट्स मेकिंग प्रोग्रेस एवरीवेयर इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तो वहां पे क्या है, अमेरिका वांट्स हिज सुप्रीमेसी। जर्मनी एंड अमेरिका आर वेरी क्लोज अलाइज टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। तो वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और किसी ना किसी तरह इस देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। और हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा हो कि नाउ दिस इज द इलेक्शन टाइम, इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, चुनाव का टाइम है, तो कुछ ना कुछ अनुचित टिप्पणियां करके वो देश के माहौल में अशांति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि अभी एक खालिस्तानी समर्थक अमेरिका है, उसके पास अमेरिकी नागरिक पन्नू पन्नू को भी उन्होंने के हत्या के टाइम पर भी उन्होंने ऐसी टिप्पणी की थी, जिससे कि हमारे दोनों मंत्रालयों के बीच में बयानबाजी हुई है और वो आज भी जारी है। तो हमारे मंत्रालय, विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के मंत्रालय को बुलाकर आपत्ति भी जताई थी कि इस तरह की आपत्तियां हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कोई भी आरोप जो अमेरिका और जर्मनी हमारे केजरीवाल जी को लेकर कर रहे हैं, आई थिंक वो इस देश में अराजकता फैलाने के अलावा और कोई किसी और चीज को प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। एक षड्यंत्र का माहौल ही क्रिएट किया जा रहा है और जिसे हमारे देश भारत को बड़े ही
टैक्टिक्स के साथ सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा ईडी डिपार्टमेंट कुछ गलत जा रहा है, लेकिन हाँ, अमेरिका और जर्मनी का जो भी आरोप है उसके लिए जो हमारे विदेश मंत्रालय ने बयानबाजी की है और कड़ा रुख अपनाया है, उनको हिदायत भी दी गई है। तो मुझे लगता है कि जो डिपार्टमेंट कर रहा है हमारा विभाग, इसको उचित ठहरा रहा है कि अमेरिका और जर्मनी का हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। कृष्ण कुमार जी, आपसे जानना चाहती हूँ, क्या जेल से चलेगी अब दिल्ली की सत्ता? जेल से जी। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। वैसे जी। बात तो आपकी ठीक है कि जेल से चलेगी सत्ता। हाँ। तो सत्ता कभी जेल से नहीं चल पाती, क्योंकि कोई ऐसे बहुत बड़े कद के नेता नहीं है कि जो ऐसे बहुत बड़े विचारक हों, जो सब चीजें अपनी बहुत व्यवस्थित, क्योंकि ऐसा उनके ऊपर ये शुरू से ही आरोप है कि स्वयं में भ्रष्ट हैं। भ्रष्टता की चीजें कभी भी जेल से नहीं चल सकती, क्योंकि जिस चीज का कोई सिस्टम ना बना हो वो कैसे चल पाएगा। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जेल से नहीं चलेंगी, क्योंकि जेल से चलाने का मतलब क्या है, कि जेल से चलाने का मतलब है कि मैं अपनी सारी शक्तियां दूसरे को नहीं देना चाहता, और यदि मेरे हाथ से शक्तियां गई तो फिर मैं अकेला पड़ जाऊंगा। और अकेला पड़ने का मतलब है अकेला ही है, फिर उसके साथ कोई नहीं है। तो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपनी सत्ता, अपने अधिकार किसी दूसरे को नहीं देना चाहता। यदि मेरे हाथ से गया तो फिर मैं नंगा हो जाऊंगा एक तरह से। फिर बाकी से जो और चीजें वो सब मेरे पीछे लग जाएंगी। तो वो ये चाहते हैं कि मेरे पास सत्ता बनी रहे, चाहे मैं जेल में रहूं चाहे मैं अपने घर में रहूं, परंतु वहां से सत्ता को चलाता रहूं। क्योंकि और तो उनके पास कुछ है नहीं, कोई जनमत नहीं है, ना कोई नैतिक आधार है सत्ता में बना रहने का। ये जो बातें हैं, सत्ता में ना बने रहने का अधिकार, ना आधार, जब नहीं है तो फिर व्यक्ति ये चाहता किसी तरह से बना रहूं जिससे मैं सुरक्षित बना रहूंगा व्यक्तिगत तौर पर। इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं सत्ता को जेल से चलाना चाहता हूँ, उनके मन की ये बात है। परंतु जेल से तो कभी नहीं चल सकती सत्ता, क्योंकि आज जनतंत्र है, राजा का शासन नहीं है। कि जो राजा के जो राजतंत्र हुआ करता था, उस राजतंत्र में राजा बैठा है और बैठने के बाद में चल रहा है शासन, व्यवस्थित रूप से चली चली जा रही है चीजें। ऐसा तो है नहीं। आज जनतंत्र, जनतंत्र अपने राजा को हमेशा अपने सामने देखना चाहती है, और फिर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेरणा लेता है। तो जनता के जो लोग हैं वो भी अपने राजा से प्रेरणा लेना चाहते हैं, जैसा राजा तैसी प्रजा। अब मान लो जो जेल में बैठा हुआ आदमी है, वो औरों को प्रेरणा क्या देगा। तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि सत्ता कभी भी जेल से नहीं चल सकती, और जेल से चलाने के लिए नैतिक आधार भी कोई उनके पास नहीं है। ना ही नैतिक आधार है तो फिर जेल से सत्ता को कैसे चला पाएंगे। वो केवल उनके मन में एक डर है और भय है इस बात का लेकर के कि यदि मेरे से सत्ता गई तो फिर मैं एक लंबे समय के लिए जेल में ही बना रहूंगा। इसीलिए वो जेल से सत्ता को चलाना चाहते, दूसरे को देना नहीं चाहते। दूसरे के ऊपर उनको कोई विश्वास नहीं है। यदि आपके पास यदि सारा संगठन होता, सारा तंत्र होता, तो आप अपनी सत्ता को दूसरे को दो ना। आप अपनी सफाई, आप अपना बाप साफ होकर के वहां से जेल से वापस आना, फिर सत्ता को संभालना। परंतु आपके पास कुछ नैतिक आधार है नहीं अपने स्वयं के बचने के लिए, और आपके पास अपने कुछ नेता भी नहीं ऐसे कि जो चला सके, आपको कोई विश्वास भी नहीं उन पर। तो इसीलिए दूसरों पर विश्वास करना पड़ता है शासन में हमेशा, और शासन में विश्वास करके दूसरे को सौंपनी पड़ती है, और सौंप करके तब वो चीजें आती हैं सामने। तो इसीलिए जेल से नहीं चल सकती सत्ता। सत्ता चलेगी तो सामने बैठ करके ही चलेगी। तो इसीलिए उनका नैतिक आधार समाप्त हो चुका है। झूठ के बुनियाद पर वो शासन को चला रहे थे, और ये शुरू से उनके गुण दिखाई दे रहे थे। जैसे कहावत है ना, पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। वास्तव में शुरू से स्वामी जी ने एक शब्द भी बोला था बहुत अच्छा, कि कोई प्रारब्ध है इनके पूर्व जन्म का, जिसके कारण से इनको सत्ता वास्तव में मिल गई है। नहीं तो इनके जो कर्म हैं, उन कर्मों के आधार पर तो सत्ता नहीं मिलनी चाहिए थी बिल्कुल। तो इसलिए सत्ता जेल से चलाओ कहीं से चलाओ, नहीं चल सकती सत्ता वहां से। सत्ता तो अपने जनता के विश्वास के काम से चलती है, ऐसा मेरा मानना है। सम्मान वैश्विक स्तर पर कहीं ज्यादा है, आप जानते हैं इस बात को।
तो कोई ऐसा विमर्श खड़ा करे कि मोदी लौटे ही ना, और ऑपोजिशन के पेट में भी शायद यही दर्द है। आपने अभी सुना होगा, अभी टीवी पे बहुत डिबेट्स में छाया हुआ है मुख्तार अंसारी, एक ऐसा व्यक्ति जो 1985 से गाजीपुर मोहम्मदाबाद की विधानसभा सीट से अंसारी परिवार की संपत्ति के रूप में उसको भुगत रहा था। उसके बाद 2002 में जब ये सीट बीजेपी के विधायक कृष्णानंद रॉय ने जीती, तो उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, डाइजेस्ट नहीं हुई, और उसने उसकी 7 साथियों के सहित 67 गोली मारकर हत्या कर दी, और कृष्णानंद रॉय की चोटी काटकर बड़े अट्टहास के साथ चोटी को हवा में लहराया और जय श्री राम का नारा लगाया। तो ऐसे अपराधी जिसके ऊपर 65 आपराधिक केस, जिसमें से 16 हत्या के दर्ज हैं, 18 साल से वो जेल में था, 2 मामलों में उसको उम्र कैद भी हो चुकी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, उसको लेकर, एक गैंगस्टर, एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को लेकर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, तेजस्वी यादव, राम गोपाल यादव, तेज प्रताप यादव, पप्पू यादव और कांग्रेसी और बहुत सारे लोग उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, कोहराम मचा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। और इतना दुख तो उन्हें शायद किसी बड़ी बड़ी विभूतियों के, संत महात्माओं के महाप्रयाण के अवसर पर भी ना हुआ हो, जितना उन्होंने इस टाइम अनर्गल प्रलाप मचाया हुआ है। तो देश के गैंगस्टर के लिए इस तरह की भावना रखना कहीं ना कहीं देश की संप्रभुता पर एक सवाल तो खड़ा करता ही है। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी इस बारे में आप? ये हमारे यहाँ राजनीति का जो एक विकृत स्वरूप बनता जा रहा है, इन किन प्रकारेण सत्ता को प्राप्त करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, कैसे भी हम अपने अस्तित्व को बनाए रखें, तो लोग अपना अपना आधार बना लेते हैं। तो रही बात मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी, जीवा जिसने चोटी काटी थी कृष्णानंद राय की, सबको उसका फल मिला। और हर व्यक्ति को इसमें कोई अनर्गल प्रलाप करे कि इस पर कोई भी राजनीति करे, कुछ भी करे, लेकिन जो जैसा कर्म किया है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, न भुक्तम क्षीयते कर्मा जन्म कोटि सतय रति अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। जो जैसा कर्म करेगा ऐसा फल उसको वैसा फल मिलेगा। प्राप्त होगा। मिलेगा। का बहुत सहज भाषा में, ग्राम्य भाषा में कल पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। इन लोगों के कर्म ही ऐसे थे, इन लोगों के कर्म ही ऐसे थे वास्तव में। तो इनको जो मतलब इस तरह के गए, तो इनको दंड तो दूसरे तरीके से मिलना चाहिए था, ये उसके पात्र थे। अब इस पर जो लोग कर रहे हैं उनका अपना विषय है, नो कमेंट। मैं राजनीति में इसमें क्यों उलझूं, बहुत ज्यादा किसी के भी उसमें। मैं इन दलदलों से बहुत दूर हूँ। मैं रामा दल का हूँ और व्यक्तिगत राष्ट्र का चिंतन करता हूँ, राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र के संवर्धन में। और हमारे राष्ट्र के साथ जो इस तरह का खिलवाड़ करता, कुल मिलाकर के कहने का मतलब है, राष्ट्र का मतलब है, राष्ट्र मंगलम करोति इति रामा। राम से राष्ट्र है और राष्ट्र से राम है। जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं है। और ये राम को मानने वाले हैं, राम के अस्तित्व से जुड़े होने वाले हैं, जो राम में आस्था रखते हैं, इन लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए और इन लोगों की ओछी राजनीति नहीं करना चाहिए। इससे भारत के बाहर जो संदेश जाता, जो हमारी गरिमा रही, जो हमारी महिमा रही, जो हमारा अस्तित्व रहा, और जो भारत इस समय जिस गति में चल रहा है, इससे बाहरी लोगों को भी और विपक्ष के लोगों को सबको ये लग रहा है कि 2024 का चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र बनाने का चुनाव है। बिल्कुल। ये बड़े निर्णय की घड़ी है और कोई बड़ा निर्णय हो सकता है जिस निर्णय से उन पाश्चात्य लोगों को भी समस्या हो सकती है, और पाश्चात्य विचारधारा रखने वाले जो देश में हमारे गद्दार हैं, जो देश में दलाल हमारे बैठे हैं, उनको भी वो पीड़ा हो सकती है। तो 2024 के इस प्रवाह को वो लोग इस हिसाब से, क्योंकि समय हमारे यहाँ 24 वर्ष होने जा रहा है जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी को 24 वर्ष होने जा रहा है। 2000 में राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया था
और 2024 हो रहा है। 2024 का ये चुनाव हमारे सनातन धर्म के जो 24 अवतार हैं, मानो सब एक व्यक्ति के अंदर मूर्त रूप धारण करके और सनातन के बैनर के, सनातन के उस ध्वज के नीचे खड़े होकर के उसकी छत्र छाया में ऐसी यात्रा करने की प्रेरणा दे रहे हैं, जिससे सभी लोग चकाचौंध है और सभी लोग घबराए हुए हैं। वो अनर्गल प्रलाप, जब व्यक्ति घबरा जाता है तब वो प्रलाप ही करता है। तो ये सब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं इसके आगे और क्या कहूँ। जी सीमा जी, चलते चलते सिर्फ 2 मिनट में 4 मिनट का कार्यक्रम बचा है। चलते चलते सिर्फ इतना बता दीजिए और वर्तमान मुझको स्थिति में। यात्रा में अयोध्या की तरफ जा रहा हूँ, शीतल जी, मुझको अनुमति मिल जाती तो मैं गाड़ी में रास्ते में रुक गया हूँ। जी और अयोध्या की तरफ जब मतलब ये उन्मुख हो तो राम रास्ते में रुकना अच्छा नहीं लगता। अनुमति मिल जाए मुझको। जी जी, ठीक है महाराज जी। बहुत जी, बहुत प्रणाम बहुत बहुत प्रणाम महाराज धन्यवाद। जी। बहुत बहुत प्रणाम महाराज बहुत जी, धन्यवाद। बहुत प्रणाम। सबको जय जय सियाराम, धन्यवाद। सबको जय जय सियाराम, जय 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 सिया राम, सियाराम, जय जय आपको भी जय सिया धन्यवाद राम, महाराज जय जी, आप सिया राम। कार्यक्रम में आए। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जी, जय हो। तो डॉक्टर सीमा, आप कार्यक्रम को कंटिन्यू रखते हैं। आपका एक पॉइंट 1 मिनट में लेना चाहूंगी। चलते चलते जी क्या जी आप जी, कहेंगे धन्यवाद भारत की शीतल जी। वर्तमान परिस्थिति के विषय में। देखिए, भारत की वर्तमान, अभी तो हम राम राज्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मोदी जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जितने भी अ, कार्य कर रही है, सभी प्रेजवर्दी हैं। राम राज्य की तरफ भारत देश उन्मुख हो रहा है। बाकी रहा जो सवाल है, ये गैंगस्टर मुख्तार अंसारी या चुनाव के समय ये केजरीवाल का जो मुद्दा उठाया गया है जर्मनी और अमेरिका के द्वारा, ये सब थोड़े चिंता के विषय हैं। लेकिन इन सब से ऊपर उठकर हमारे पूरे भारतीय समाज को एकजुट होकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। यही हम सबका सपना भी है, और मोदी जी इस सपने को साकार करने की दिशा में सतत प्रयास कर रहे हैं। और इन सब के प्रयास के साथ साथ हम बाकी जनता का प्रयास जब उनको मिलेगा, जब सब लोगों का साथ और सबका विकास, इसी थीम के ऊपर जब हम काम करेंगे, तभी हम उन्नति और राम राज्य और एक हिंदू राष्ट्र की उत्कर्ष को देख सकते हैं। जी अन्यथा ये हम आप सभी लोगों के सपोर्ट के बिना संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगी कि जितनी भी करप्शन से रिलेटेड गतिविधियां हैं, उन पर सरकार का शिकंजा कड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के मेहमानों के विचार। अब एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी आने वाले चुनाव में, सारे लोकसभा चुनाव के वोटर्स के लिए, अगर आप पोलिंग बूथ पहुंचे और आपको वहां पता चले कि वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची में आपका नाम है ही नहीं, तो क्या करिएगा? आधार कार्ड दिखाएं और आर्टिकल 40A के तहत चुनौती वोट मांगे। और अगर किसी ने पहले से ही आपकी वोट वहां पर डाल दी है, तो टेंडर वोट मांगे और अपना वोट डालें। अगर किसी बूथ पर 14% यानी 14% से ज्यादा टेंडर वोट रिकॉर्ड किया जाता है, दर्ज किया जाता है, तो ऐसे पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान कराया जाता है। आपका वोटर कार्ड नहीं है या वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। 2 फोटोज के साथ पोलिंग बूथ पर जाइए और वहां आईडी प्रूफ लेकर जाना है। फॉर्म नंबर 8 जो पोलिंग बूथ पर ही मिलेगा, उसको भरिए और अपना वोट अवश्य डालिए। राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें, दुश्मनों पर चोट करें और भारत के लिए वोट करें। आज के इसी कार्यक्रम के साथ तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सीमा गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़ी धन्यवाद देहरादून से थी। शीतल। हम बहुत बहुत थैंक यू। और कृष्ण कुमार जी, आपका भी धन्यवाद बहुत शीतल बहुत जी, धन्यवाद धन्यवाद। कार्यक्रम में धन्यवाद। जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।